हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए जो विज्ञान के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जो रेलवे में सिग्नल होता है उसमें आपने भी देखा होगा कि हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है ताकि ट्रेन जो है उसको अच्छी तरह देख सके। तो आइए अब क्वेश्चन की सहायता से आंसर में देखते हैं कि उसका क्या आंसर है। कहा है, रेलवे के सिग्नलों में लाल रंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखता है, यह सबसे कम बिखरता है, मतलब ये जो है अपने मार्ग से जल्दी नहीं भटकता है। इसकी वजह से लाल रंग का सिग्नल दूर से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा लाल रंग प्रकाश का प्रकीर्णन कुहरे और धुएं से कम होता है। और भी नीचे लिखा गया है, लाल रंग का इस्तेमाल खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। लाल रंग प्रकृति में खतरे और चेतावनी का रंग है। आगे लिखा है, कई जहरीली जानवरों पर लाल निशान होता है। आपातकालीन स्थितियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए रेलवे के सिग्नलों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर है, जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है और मुड़ता है। अगर प्रकाश हीरे में अंदरूनी सतह पर उसके कोण या जिसको क्रांतिक कोण बोलते हैं से ज़्यादा कोण पर टकराता है तो वह बाहर जाने के बजाय हीरे के अंदर ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हीरे में बार बार टकरा कर बाहर निकलने से पहले इधर उधर उछलता रहता है। इस प्रकाश के उछलने और अपवर्तन की प्रक्रिया हीरे की चमक पैदा करती है। हीरे की अंगूठी को चमकदार बनाए रखने के लिए हीरे के निचले हिस्से को साफ रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं वो निम्नलिखित हैं। पहले इसकी विशेषता क्या होती है, वो कम गलनांक होना चाहिए, मतलब जल्दी गल जाना चाहिए। उच्च प्रतिरोध, मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। और उच्च चलकता, उसका चलकता भी ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूज तार के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं जो लिखी गई हैं। फ्यूज तार जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवर करंट से बचाता है। मतलब कि अगर करंट में अगर हमारा ज़्यादा अगर एक करंट से पास होने लगे एक सर्किट से तो उसे वो बचाता है खुद गल के। फ्यूज तार धातु का बना होता है। ये किससे बना होता है, धातु यानी कि मेटल का। ज़्यादा करंट बढ़ने पर फ्यूज तार पिघल जाता है। जब भी जो वोल्टेज होगा या करंट होगा अगर किसी परिपथ से ज़्यादा जाएगा तो परिपथ जो होगा फ्यूज वो क्या करेगा, खुद अपने को गलाकर और परिपथ को बचा लेता है। उसके बाद है, फ्यूज तार जो होता है वो विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। आपने अक्सर अपने बोर्डों में भी देखा होगा फ्यूज का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी के लिए उसका इस्तेमाल होता है। फ्यूज तार जो होता है तापमान के साथ साथ ज़्यादा विस्तार या संकुचन नहीं करता। मतलब कि अगर तापमान बढ़ता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना विस्तार बढ़ाने मतलब वो भी फैलेगा, ऐसा नहीं होता है फ्यूज तार में। फ्यूज तार तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ज़्यादा करंट को तुरंत पहचानता है। मतलब कि वो उसमें से अगर ज़्यादा करंट तुरंत होकर पास जाएगी तो वो खुद ही गल जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए सीसा टीन, इसको सीसा को हम एसन से लिखते हैं, टीन को एसन से लिखते हैं और सीसा को लेड यानी कि पीबी से, जैसे और तांबे जैसे मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे टीन और लेड का ही मुख्यतः आपका फ्यूज बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखें। मतलब दक्षिण हस्त का अंगूठा का जो नियम है, राइट हैंड थंब रूल, उसको लिखना है। इसका आंसर है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यह कहता है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यह कहता है कि कोई अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा को, अंगूठा किसको, विद्युत धारा की दिशा को अंक संकेत करता है। तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं में लिपटी होंगी। अंगूठा क्या करता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अंगूठा जो होगा वो आपका विद्युत धारा को दिखाएगा
और उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में लिपटी होंगी, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी जो चालक से होके जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ हैं? मतलब कि जो गोबर होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे हम बायोगैस बनाते हैं, तो उससे क्या फायदे हैं? तो लिखा गया है यहाँ पे, आंसर है इसका, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के कई फायदे हैं। इसका पहला फायदा जो है, बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा है और स्वच्छ ऊर्जा है। नवीकरणीय मतलब हम इसका यूज बार बार कर सकते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने को कम करता है, मतलब इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरा है, बायोगैस उत्पादन से जल और मृदा प्रदूषण कम होता है। यहाँ पर लिखा है बायोगैस उत्पादन से जल और मृदा का प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। अगला है, बायोगैस उत्पादन से गाय जो होता है, गाय के गोबर लैंडफिल में जाना कम हो जाता है। लैंडफिल मतलब खाली स्थान में हम उसको नहीं फेंकेंगे, हम अपनी टंकी जो बायोगैस के लिए बनाए हैं उसी में उसको बार बार डालते हैं। अगला जो है, बायोगैस उत्पादन से जैविक प्रबंधन में मदद मिलती है। जैविक प्रबंधन मतलब कि हम अपनी जो जीवों को जो और भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वो कम से कम अब व्यय होगा। अगला इसका है पॉइंट, बायोगैस उत्पादन से ऊर्जा की रासायनिक बहुलता कम होती है। ऊर्जा की रासायनिक बहुलता मतलब हम इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, जिससे हमें रासायनिक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोगैस उत्पादन से कृषि ग्रेंडेज होता है। कृषि ग्रेंडेज मतलब कि कृषि को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बायोगैस से जो अपशिष्ट बनते हैं बायोगैस को यूज करने के बाद, उससे हम डायरेक्ट कृषि में यूज कर लेते हैं उर्वरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो हमारे घर में जो देखिएगा आप, कहीं भी जो लाइन होगा, मिस्त्री लोग हमेशा उसको किस में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम। तो ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर हम देखेंगे लोग। आंसर में है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध जो होता है कम, तुल्य जो धारा होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो बल्बों में की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है। इसी के कारण हम किसका, घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के फायदे लगाएं। आपने देखा होगा जो विंड होता है उससे भी हम अपना इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, या फिर और भी प्रकार के जो पावर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो उसके क्या क्या फायदे हैं, उसका आंसर देखते हैं लोग। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के कई फायदे हैं। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने में कोई प्रदूषण या अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, ये तो हमको पता ही है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें इसमें कोई एक्सटर्नल पावर नहीं देनी होती है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए पूंजी लागत परंपरागत पावर प्लांट की तुलना में कम होती है, मतलब कि हम इसे कम जगह में भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक खंभा लगाना होता है और ऊपर में उसके जो होता है पंखा एक लगा रहता है। उसके बाद है, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए निर्माण का समय कम होता है, मतलब कि जो पवन ऊर्जा से बिजली बनाना होता है वो जल्दी ही बन जाता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए रख रखाव की लागत बहुत कम होती है, मतलब कि इसको ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए क्षमता जोड़ना आसान होता है। क्षमता जोड़ना मतलब कि हम इसमें जल्दी से अपना जो पावर है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा मतलब आपने सुना होगा समुद्र में हमेशा ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो कैसे उत्पन्न होती है? कह रहा है, ज्वार के बढ़ने और गिरने की वजह से समुद्र के पानी के में उछाल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। पृथ्वी और जो सूर्य होता है वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा भी हमारे साथ घूर्णन करता है, और चंद्रमा के मुख्य जो कारण होता है ज्वार भाटा का वो चंद्रमा ही होता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पे। आगे कहा गया है, ज्वारीय ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय मतलब हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के तरीके को अब हम देखेंगे। पहला है इसमें, ज्वारीय जो बैराज जो हैं उसमें जो होता है ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए सबसे कुशल तरीका है, मतलब कि ज्वारीय बैराज जो है वो ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने का सबसे कुशल तरीका है। यह एक बांध है, मतलब कि यह एक ऊंचा बांध होता है जिसमें जो उच्च और निम्न ज्वार के बीच होने वाली ऊंचाइयों के अंतर को इस्तेमाल करता है।
ऊंच मतलब कि जब भी जो होता है ज्वार आता है तो पानी का लहर आता है, तो वो उसे बांध जो होता है वो उस पानी का लहर को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है और फिर उसका यूज करता है, उसका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी प्रकार को पावर को देने के लिए। ज्वारीय बैराज में स्लूइस गेट्स होता है, जो ज्वार बढ़ने पर खुल जाते हैं, मतलब कि जैसे ही ज्वार बढ़ेगा तो वो गेट खुद से ही खुल जाते हैं। इससे बेसिन में पानी भर जाता है। बेसिन मतलब कि जो हमारा जगह होता है उसमें पानी भर जाता है। जब ज्वार कम होने लगता है तो गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और पानी फंस जाता है। जैसे ही ज्वार कम होगा तो गेट क्या होगा, खुद पे ही बंद हो जाएगा और पानी उसी में रह जाता है। फिर इस संग्रहित पानी को टरबाइन के जरिए, टरबाइन घूमने पर बिजली पैदा करता है। मतलब जब उसका उपयोग हम टरबाइन को घुमाने के लिए करेंगे जिससे बिजली जो है हमारा पैदा होगा। और आगे जो है वो कह रहा है, ज्वारीय लैगून का इस्तेमाल करके भी ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ज्वारीय लैगून समुद्र के पानी का एक निकाय है जो आंशिक रूप से प्राकृतिक या मानव निर्मित अवरोध से घिरा होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो में हम और भी जो है, ये फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।